इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स में आपका खैर मकदम है। मेरा नाम अनीसा फ़ारूक। आज हम ब्लॉक 1 जिसका अनवान है अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन, जिसमें हम आज यूनिट 3 और यूनिट 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका अनवान है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस यानी ज़ुबानी और गैर ज़ुबानी मवासला। इस यूनिट का साखत कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखेंगे, फिर हम बात करेंगे इस यूनिट का तारुफ हम देंगे, फिर हम बात करेंगे ज़ुबानी मवासलत यानी ज़ुबानी और तहरीरी तरीके क्या हैं, और देखेंगे ओरल मोड कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तहरीरी मोड कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, और दोनों मोड कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी ओरल और तहरीरी मोडों का कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ये हम इस यूनिट में देखेंगे। और हम बात करेंगे गैर ज़ुबानी मवासलत और गैर ज़ुबानी मवासलत के फ़वाइद क्या हैं। फिर हम बात करेंगे निशानियाँ जिनको हम साइंस कहते हैं, अलामात जिनको हम सिंबल्स कहते हैं। फिर देखेंगे ग्राफ्स, चार्ट्स और फ्लो चार्ट्स जो हैं वो हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और कम्युनिकेशन में इनका क्या रोल है, ये भी हम इस यूनिट में हम जानेंगे। फिर हम बात करेंगे जिस्मानी ज़ुबान और खामोशी, जिसमें हम साइलेंस के बारे में भी बात करेंगे कि साइलेंस का जो क्या रोल है कम्युनिकेशन में, और बॉडी लैंग्वेज का क्या रोल है कम्युनिकेशन में, जिसमें हम देखेंगे नज़रें मिलाना जिसको हम आई कांटेक्ट कहते हैं, जो इस टॉपिक में हम इनको डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे हम पोस्चर्स या उसके बाद हम देखेंगे फासला यानी डिस्टेंस जो है कम्युनिकेशन में क्या रोल अदा करता है, ये भी हम देखेंगे। फिर हम बात करेंगे खामोशी यानी साइलेंस जो है, फिर मवासलात में इसका क्या किरदार है, ये भी हम इस यूनिट में हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे मवासलात में कौन-कौन सी रुकावटें आती हैं, जिनको हम बैरियर्स कहते हैं, यानी कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या-क्या हैं, वो हम देखेंगे, जिनमें हम सिमेंटिक लेवल पे भी जो बैरियर्स हैं, जो रुकावटें हैं, उनको हम देखेंगे, या जो लिसानियात के तौर पर यानी यानी स्टेज पे किस तरह से जो भी रुकावटें आती हैं, उनको हम इस यूनिट में जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम बात करेंगे इज़हार में इब्हाम यानी जो भी एम्बिग्यूटी होती है, एक्सप्रेशन में एम्बिग्यूटी होती है, उसको हम देखेंगे। और बात करेंगे हम होमोफोन्स, होमोफोन्स क्या होता है और होमोफोन्स मैंने होमोफोन्स के ज़रिए किस तरह से कम्युनिकेशन में रुकावटें आती हैं, वो हम इस यूनिट में देखेंगे। फिर हम देखेंगे जो कॉन्टेक्सुअल मीनिंग यानी सयाक व सबाक के माने और उसकी जो तहरीर के अमाल हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर तनाव और लहजा यानी स्ट्रेस और इंटोनेशन जो है उसका क्या रोल है कम्युनिकेशन में, वो हम इस यूनिट में जानने की कोशिश करेंगे, और किस तरह से ये भी बैरियर्स क्रिएट करते हैं, यानी रुकावटें में आती है कम्युनिकेशन में, इनकी वजह से किस तरह से रुकावटें आती हैं, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। और देखिए कि वर्ड शिफ्ट यानी लफ्ज़ों में जो तब्दीली होती है, उनकी मदद से भी किस तरह से कम्युनिकेशन में रुकावटें आती है, और अंदाज़ यानी जिसको हम स्टाइल कहते हैं, तो स्टाइल में भी किस तरह से कम्युनिकेशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो एक बहुत बड़ा यूनिट है, तो उसको हम तफ़सील से इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे इसी में जो बैरियर्स हैं यानी जो रुकावटें हैं, इनमें हम देखेंगे रजिस्टर्स हम किसको कहते हैं, जार्गन किसको कहते हैं, या एक्रोनिम्स जो हैं वो हम किनको कहते हैं, एक्रोनिम्स के बारे में भी हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। फिर जो है हम बात करेंगे समाजी व नफ्सियाती रुकावटें, यानी जो बैरियर्स हैं ये एक लिंग्विस्टिक यानी लिसानियात के सतह पर भी हम इनको देख सकते हैं, और हम सोशो साइकोलॉजिकल यानी उस बेसिस पे भी हम उसको देखते हैं, यानी उसको हम समाजी व नफ्सियाती रुकावटें कहते हैं। तो उस बेसिस पे कौन-कौन सी रुकावटें हैं। तो जैसे कि सुनने वाले की जो तवज्जो होती है, तो उसका जो अटेंशन स्पैन होता है, उसको हम देखेंगे अटेंशन स्पैन वो किस तरह से एक रुकावटें क्रिएट करता है, किस तरह से वो बैरियर क्रिएट करता है कम्युनिकेशन में, उसमें हम देखेंगे। और हम बात करेंगे जो हँसी है, वो किस तरह से एक बेहतरीन दवा है, इस पे भी हम बात करेंगे। फिर देखेंगे हम यानी बैरूनी खलल और गलत मीडियम जो है उसको हम देखेंगे। ज़ाती तहसीब और शदीद एहसासात को हम देखेंगे, यानी जिसको हम कहते हैं कि पर्सनल बायस या जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं या बायस फीलिंग होती है, उनको हम देखने की कोशिश करेंगे, उनको हम जानेंगे कि किस तरह से ये एक सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर बन सकता है। और हम देखेंगे जो सिलेक्टिविटी
जो है, जिसमें हम देखेंगे आई सी ओनली व्हाट आई सी, व्हाट आई वांट टू सी, यानी जो एक सिलेक्टिव पर्सपेक्टिव डेवलप करता है, यानी कोई भी इंडिविजुअल एक सिलेक्टिव पर्सपेक्टिव डेवलप करता है, वो किस तरह से वो कम्युनिकेशन में एक बैरियर की तरह काम करता है, वो हम देखेंगे। और हम देखेंगे कि नेगेटिविटी जो है, नेगेटिविटी का क्या रोल है, इसका क्या इसकी क्या अहमियत है, एज अ साइकोलॉजिकल बैरियर के तौर पर अगर हम इसको जानेंगे, ये भी हम इसको तफसीर से जानने की कोशिश करेंगे। और हम देखेंगे कि जो समझे गए फ़वाइद क्या हैं, और हम लास्ट में इस यूनिट में हम देखेंगे जो 6 WHs हैं, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि कम्युनिकेशन में इसका क्या रोल है। फिर हम इस यूनिट का खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद पे आ जाते हैं। तो इस यूनिट का मकासद क्या है? इस यूनिट में हम देखेंगे कि जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के कितने इकसाम हैं, कम्युनिकेशन कितने तरीकों से कम्युनिकेशन होती है। ज़ुबानी मोड भी है, एक तहरीरी मोड भी है, जो एक मेन कैटेगरी होती है कम्युनिकेशन की। ये हम इनको हम तफसीर से जानने की कोशिश करेंगे। और हम देखेंगे कि जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है, यानी जो ज़ुबानी कम्युनिकेशन, ज़ुबानी मोड जो है कम्युनिकेट करने का, तो उसके फीचर्स हम जानने की कोशिश करेंगे। चाहे वो ज़ुबानी मोड है या तहरीरी मोड है, दोनों में हम देखेंगे इन दोनों में क्या-क्या फीचर्स हैं। और ये हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में उसके क्या-क्या फीचर्स हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कौन-कौन सी कौन-कौन से जो मेन जो फीचर्स है वो क्या-क्या है, जैसे कि साइंस है, सिंबल्स हैं, जेस्चर्स हैं, बॉडी लैंग्वेज है, इनका क्या रोल है, ये भी हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। और हम देखेंगे, तफसीर से हम देखेंगे कि जो बैरियर्स हैं, जो यानी जो रुकावटें हैं कम्युनिकेशन में, उनको हम जानने की कोशिश करेंगे, और उन रुकावटों को हमें किस तरह से कम करना है कम्युनिकेशन में, वो भी हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं इस यूनिट के तारुफ पर। हम सबसे पहले इस यूनिट का एक मुख्तसर सा तारुफ देंगे। इस यूनिट में हम जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे, यानी कौन से मुख्तलिफ मोड हैं कम्युनिकेशन के, वो हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। और हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन जो है ये खाली वर्ड्स के ज़रिए नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे मोड्स हैं कम्युनिकेशन के, खाली यानी ऑरल कम्युनिकेशन, या जिसको हम ज़ुबानी कम्युनिकेशन कहते हैं। तो खाली ज़ुबान से हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बल्कि हम नॉन वर्बल वे के ज़रिए भी हम कम्युनिकेट करते हैं, यानी नॉन वर्बल तरीके से, जिसमें हम वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि हम बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर, वो भी हम इस यूनिट में जानने की कोशिश करेंगे। और हम देखेंगे कि बॉडी लैंग्वेज का क्या रोल है कम्युनिकेशन में, बॉडी लैंग्वेज का क्या रोल है, ये किस तरह से एक इफ़ेक्ट ऐड करता है कम्युनिकेशन में। और हम देखेंगे कि हम किस तरह से एक बेटर मोड को चुन सकते हैं, यानी कम्युनिकेशन के मुख्तलिफ इकसाम को जब हम पढ़ेंगे, फिर हम समझेंगे कि जो बेहतर मोड क्या है, यानी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कॉन्टेक्स्ट को हम मद्देनज़र में रख कर उसको हम देखेंगे कि कौन-सा बेहतरीन तरीका है कम्युनिकेट करने का। यानी यानी हर कोई कॉन्टेक्स्ट में हम, यानी हर किसी, यानी किसी भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन को हम चूज़ नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि कौन बेहतरीन तरीका है कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कौन-सा मोड बेहतरीन तरीका है इस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कौन-सा बेहतरीन तरीका है। तो ये भी हम इस यूनिट में इसको तफसील से जानेंगे। और हम देखेंगे वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है, ये भी हम इस यूनिट में तफसील से इसको डिस्कस करेंगे। यानी हर किसी मोड में, यानी जो भी कम्युनिकेशन मोड का को हम जानेंगे, उसमें देखेंगे कि उनकी क्या-क्या एडवांटेजेस हैं, क्या-क्या खुसूसियात हैं, और कहाँ-कहाँ पर किन-किन सिचुएशंस में उन मोड्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, यानी जिसको हम ऑरल या रिटन मोड हम जिसको कह सकते हैं। कि वर्बल कम्युनिकेशन जो है ये 2 तरीके का हो सकता है, यानी ज़ुबानी मवासलात जिसको हम कह सकते हैं। ज़ुबानी मवासलात में 2 इकसाम हैं, एक तो है ज़ुबानी और दूसरा है तहरीरी तरीका। तो इनको हम दोनों को हम देखेंगे कि ज़ुबानी तरीका कहाँ पर इस्तेमाल होता है, तहरीरी तरीका कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ये हम दोनों को जानने की कोशिश करेंगे। जैसे इससे पहले हमने समझने की कोशिश की, जो कम्युनिकेशन जो है ये हम खाली वर्बल वे में, यानी ज़ुबानी तरीका इसका नहीं है, खाली ज़ुबानी मोड इसका नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके हैं जो हम आगे जाके इस यूनिट में डिस्कस करेंगे।
کہ نان وربل کمیونیکیشن جو ہے وہ ہم کہاں پر استعمال کرتے ہیں، اور نان وربل کمیونیکیشن میں کیا کیا کون کون سے اقسام آتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے، اور کن کن اقسام کو کس کس کانٹیکسٹ میں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو وربل کمیونیکیشن جو ہے یہ ورڈز کے ذریعے یعنی لفظوں کے ذریعے ہم اس طریقے کی کمیونیکیشن کو ہم اس کو ہم یوز کرتے ہیں۔ تو اس میں دو طریقے کے کمیونیکیشن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس میں دو اقسام ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے اورل اور دوسرا ہے اورل، جس کو ہم زبانی کہتے ہیں، اور دوسرا جو ریٹن ہے اس کو ہم تحریری کہتے ہیں۔ تو تحریری طریقہ ایک ہے اور دوسرا زبانی طریقہ ہے۔ تو جو زبانی طریقہ ہے یہ ایک نیچرل، یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک اسپونٹینیس موڈ ہے کمیونیکیشن کے لیے۔ تو کیونکہ جو سب سے پہلے جب ہیومن نے بات کرنی اسٹارٹ کر دی تو سب سے پہلے اورل وے میں اس نے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی، پھر اس کے بعد جو ریٹن موڈ لیٹر میں ڈیولپ ہو گیا تھا، بہت عرصے کے بعد ریٹن موڈ ڈیولپ ہو گیا۔ تو جو اورل موڈ ہے اس کو ہم نیچرل کمیونیکیشن کہتے ہیں، ایک نیچرل وے ہے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے۔ تو اورل کمیونیکیشن جو ہے یہ ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن کچھ فارمل سیکشنز میں، کچھ فارمل سیکٹرز میں، کچھ فارمل سچویشنز میں ہم ریٹن موڈ کا استعمال کرتے ہیں، یعنی تحریری موڈ کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ یعنی ہم ہر کسی انڈیویجول کے ساتھ ہم زبانی موڈ جو ہے جو ایک اورل وے ہے کمیونیکیٹ کرنے کا، تو ہم خالی اس کا استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ ڈفرینٹ سچویشن میں ڈفرینٹ جو موڈ ہے کمیونیکیشن کا وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی کسی سچویشن میں جہاں پر سوٹیبل ہوگا وہاں پر اورل وے میں، وربل وے میں ہم اس کو بات کرتے ہیں، یا کسی سچویشن میں ہم تحریری موڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ سب سچویشن پہ ہی ڈپینڈ ہوتا ہے، کس سچویشن میں، کس کانٹیکسٹ میں ہم کس موڈ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ہر کسی موڈ میں، یعنی چاہے ہم زبانی موڈ کا استعمال کرتے ہیں یا تحریری موڈ کو اگر ہم دیکھتے ہیں، دونوں موڈ میں اگر ہم دیکھیں گے ہر کسی میں ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں۔ ان کو بھی ہم تفصیل سے ہم اس یونٹ میں دیکھیں گے کہ کیا کیا بیریئرز ہیں، کیا کیا ایڈوانٹیجز ہیں، کیا کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، وہ بھی ہم اس یونٹ میں ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے سائیکولوجیکل بیریئرز ہیں جو ہم کمیونیکیشن میں ہم جن کو دیکھ سکتے ہیں، وربل کمیونیکیشن میں ہم جن کو دیکھ سکتے ہیں، اور ان بیریئرز کو ہم کس طرح سے کم کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں مطلب ایز اے کمیونیکیٹر ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا ضروری ہے کہ ہمیں کون سا موڈ استعمال کرنا چاہیے، یعنی کس سچویشن میں کون سا طریقہ ہمیں استعمال کرنا ہے، کون سے طریقے سے ہمیں کمیونیکیٹ کرنا ہے، یعنی کس طریقے سے ہمیں کمیونیکیٹ کرنا ہے، کیا ہمیں زبانی طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا ہے یا تحریری طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ تو یہ دیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اورل موڈ جو ہے وہ کہاں پر استعمال ہوتا ہے۔ اورل موڈ یعنی زبانی مواصلات جو ہے وہ کہاں پر استعمال ہم کرتے ہیں، جہاں ذاتی تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی جہاں پر پرسنل اوتھینٹیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں پر ہم اورل موڈ یعنی زبانی مواصلات کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ جرنلسٹ وہاں پر وہ زبانی مواصلات کا استعمال کرتے ہیں، یا اجتماعی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی ہم زبانی مواصلات کا استعمال کرتے ہیں، جس کو ہم سوشل گریگیریس نیڈ ہم کہتے ہیں، تو وہاں پر بھی ہم اورل موڈ کا استعمال کرتے ہیں، اورل وے میں ہم لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ذاتی خصوصیات یعنی وارمتھ یا پرسنل کوالٹیز جو ہوگی، جہاں پر پرسنل کوالٹیز کو ایکسپریس کرنا ہے، تو وہاں پر ہم اورل موڈ کا ہم استعمال کرتے ہیں، چاہے گروپ ڈسکشن ہو، انٹرویو ہو، وہاں پر ہم یا ٹیم انٹریکشن ہو، وہاں پر ہم اورل موڈ کا استعمال ہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان سچویشنز میں ہم اورل موڈ کا استعمال کرتے ہیں جہاں پر میکسیمم انڈرسٹینڈنگ ہو، یہاں پر جہاں پر ایک انڈیویجول ڈفرینسز ہمیں دیکھنی ہو، جہاں پر ہمیں یعنی دو گروپس کے درمیان یعنی سارٹنگ کرنی ہو، پرابلم کو سالو کرنا ہو، وہاں پر بھی ہم اورل موڈ کا استعمال کرتے ہیں، یعنی زبانی مواصلات کا ہم وہاں پر استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی سچویشن یا کچھ ایسے ایٹماسفیئر جو ہے، یعنی ایٹماسفیئرک کنڈیشن اس طرح سے ہوگی جہاں پر ہمیں اورل موڈ کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔
یا جیسے کہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے بٹوین مینیجر اور اس کے ورکرز کے درمیان، تو وہاں پر بھی ہم اورل موڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو یعنی جو امپیکٹ کریٹ کرتا ہے یعنی ریسیور اور کمیونیکیٹر کے درمیان، وہاں پر بھی ہم اورل موڈ کا استعمال کرتے ہیں، یا جہاں پر ہمیں ڈیسیجنز لینے ہو، جہاں پر ہمیں انفارمیشن دینی ہو، کوئک وے میں انفارمیشن دینی ہو، وہاں پر بھی ہم اورل موڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں پر خفیہ معلومات پر بات کرنی ہو، یعنی جو جہاں پر کانفیڈینشیل میٹرز ہو، وہاں پر بھی ہم اورل موڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تحریری موڈ جو ہے وہ کمیونیکیشن میں کہاں پر استعمال ہوتا ہے، یعنی کس کس سچویشن میں ہم تحریری موڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تحریری موڈ ہم وہاں پر استعمال کرتے ہیں جہاں پر انفارمیشن کو ہمیں اسٹور رکھنا ہو، جہاں پر ہمیں انفارمیشن کو ریٹریو کرنا ہو، تو وہاں ہم ریٹن موڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ آفیشیل ریکارڈس جو ہے وہ ہمیں ریٹن فارم میں ان کو سیو کرنا پڑتا ہے، ریٹن فارم میں ان کو اسٹور کرنا پڑتا ہے، تو وہاں پر ہم ریٹن فارم یعنی تحریری موڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں کسی خیال کی جو وہاں کی ریلائبلٹی یا ویلیڈیٹی ہو، یا کسی بھی آئیڈیا کی ریلائبلٹی یا ویلیڈیٹی کی کا ہمیں اس کی امپورٹنس اگر ہمیں دیکھنی ہو، تو وہاں پر بھی ہم ریٹن موڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ یعنی جیسے کہ ڈیسیجنس جو کوئی بھی گروپ لیتا ہے، کوئی بھی ٹیم لیتا ہے، یعنی ان پوائنٹس پہ ان پوائنٹس کو عمل میں لانا، تو وہاں پر جو ہے وہ ریٹن موڈ میں اس طریقے کی کمیونیکیشن دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں کسی خیال کی تصدیق کی ضرورت ہو، وہاں پر بھی ہم ریٹن موڈ کا استعمال کرتے ہیں، یعنی تحریری موڈ کا استعمال وہاں پر بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جہاں پر آبجیکٹو ریفرنسز کی ضرورت ہو، یعنی جیسے کہ آرٹیکل ہو، ریسرچ آرٹیکل میں یا نیوز پیپر کے آرٹیکلس میں، وہاں پر بھی ہم ریٹن موڈ یعنی تحریری موڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ تحریری مواصلات زبانی مواصلات کی تکمیل کرتا ہے، یعنی ایک سپلیمنٹری ایک اورل کمیونیکیشن ہے، ایک اورل کمیونیکیشن کا ایک سپلیمنٹ ہے، جہاں پر ہم جیسے کہ جو منٹس ہوتے ہیں میٹنگ میں، وہاں پر بھی ہم ریٹن موڈ کا استعمال کرتے ہیں، یا جہاں پر اہم فیصلے لینے ہو، وہاں پر بھی ہم ریٹن موڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ مواصلات کا جائزہ لینے اور دوبارہ غور کرنے میں مطروح ہونا چاہیے، تو یا جہاں ایک جو کمیونیکیٹر کو وقت اور جگہ کی خود کو یعنی بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی ہم ریٹن موڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ یعنی جہاں پر کمیونیکیٹر کو اپنی ٹائم اور اسپیس کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے، تو وہاں پر بھی ہم ریٹن موڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ کمپنیز میں اس طریقے کی سچویشن کو ہم دیکھتے ہیں، یا کنٹریز یعنی بہت سارے جو آفیشیل برانچز ہوتے ہیں کسی بھی کمپنی کے، وہاں پر بھی ہم اس طریقے کی جو کمیونیکیشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں وہ کون سی سچویشنز ہیں جہاں پر ہم دونوں موڈس کا استعمال کرتے ہیں، یعنی دونوں جو کمیونیکیشن کی اقسام ہے، ریٹن ہو اورل ہو، وہاں پر ہم دونوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جہاں کسی بھی انڈیویجول کو ایک آئیڈیاز کو شیئر کرنا پڑتا ہے، یعنی جہاں پر آئیڈیاز کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے، وہاں پر ہم دونوں موڈس کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ برین اسٹارمنگ سیشن ہے، تو وہاں پر ہم ریٹن موڈ کا بھی استعمال کرتے ہیں، اورل موڈ کا بھی استعمال کرتے ہیں، یا جہاں پر ہمیں پلانس کو ڈیولپ کرنا ہو، وہاں پر بھی ہم دونوں موڈس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں پر فالو اپ کی سرگرمیاں ہو، وہاں پر بھی ہم دونوں موڈس کا استعمال کرتے ہیں، یعنی دونوں کمیونیکیشنز کا جو کمیونیکیشن کے اقسام ہیں ان کا ہم جائزے میں لیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جہاں زیادہ یعنی تفہیم کی ضرورت ہوگی، یعنی آپٹیمل انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہوگی، تو وہاں پر بھی ہم دونوں موڈس کا استعمال کرتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اورل اور ریٹن موڈ جو ہے وہ ہم کہاں پر استعمال کرتے ہیں، جہاں پر کلیئرٹی یا جہاں پر کسی بھی پوائنٹ کے بارے میں اس کا امپیکٹ دیکھنا ہو،
वहाँ पर भी हम दोनों मोड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई नया प्रोडक्ट है, वो रिसेंटली लॉन्च हुआ है मार्केट में, तो वहाँ पर हम दोनों मोड्स का इस्तेमाल करते हैं, ओरल भी और रिटन मोड भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अलावा जहाँ पर हमें प्रेजेंटेशन देनी हो, एक्सप्लोरेटरी प्रेजेंटेशन देनी हो, यानी तहकीकी प्रेजेंटेशन देनी हो, वहाँ पर भी दोनों मोड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि टीम मेंबर है कोई, उसको अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करना है नए प्रोडक्ट के रिलेटेड, तो वहाँ पर दोनों मोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। या इसके अलावा जहाँ सामीन की शिरकत मतलूब है, यानी जहाँ ऑडियंस जो है उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो डिज़ायर्ड है, तो वहाँ पर भी दोनों मोड का इस्तेमाल होता है। या जहाँ जब खुलासा या दूर-दराज़ के ख़यालात का इज़हार किया जाता है, तो वहाँ पर भी हम दोनों मोड को हम देख सकते हैं कि वहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन भी होती है और रिटन मोड जो है कम्युनिकेशन का, वो भी इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं गैर ज़ुबानी मवासलात, यानी जिसको हम कहते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ये हम देखेंगे। जैसे कि हमने इससे पहले भी डिस्कस किया, जो कम्युनिकेशन जो है, ये हम वर्बल यानी सारी कम्युनिकेशन हम वर्बल तरीके से नहीं कर सकते हैं। यानी हर कोई कम्युनिकेशन हम ऐसा कह सकते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन ही एक कम्युनिकेट करने का एक तरीका है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बल्कि हम कहते हैं कि जो 55% जो है वो नॉन वर्बल क्यूज़ उतना इम्पैक्ट रखता है कम्युनिकेशन में। तो यानी चाहे वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना हो, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना हो, वो हम नॉन वर्बल क्यूज़ के ज़रिए भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, या उतना इम्पैक्टफुल रहता है। यानी 55% जो है वो नॉन वर्बल के ज़रिए ही हम लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, ये हम वर्ड्स के ज़रिए हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं, यानी ये इनमें वर्ड्स का रोल नहीं होता है, बल्कि इनमें जैसे कि बॉडी लैंग्वेज है, साइलेंस है या जेस्चर्स हैं, उनका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे एल्बर्ट मेहराबियन, उन्होंने कहा, एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने कहा है कि 55% जो है ये नॉन वर्बल क्यूज, 55% हमारी कम्युनिकेशन में 55% नॉन वर्बल क्यूज इम्पैक्ट रखता है। यानी नॉन वर्बल मैसेज जो है वो हम लोगों तक पहुंचाते हैं, अनकॉन्शियसली ही सही, लेकिन हम 55% इम्पैक्टफुल रहता है कि हम किस तरह से लोगों के साथ नॉन वर्बल वे में कम्युनिकेट करते हैं। तो नॉन वर्बल ये विजुअल भी हो सकता है, ये ऑडिटरी भी हो सकता है। तो विजुअल ऑडिटरी इनको हम देखेंगे किस तरह से हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, यानी गैर ज़ुबानी मवासलात क्या-क्या हैं, इनमें क्या-क्या इकसाम हैं। जैसे कि सिंबल्स, साइंस के ज़रिए हम कॉन्टैक्ट करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, साउंड्स के ज़रिए, आई कॉन्टैक्ट के ज़रिए, या इसके अलावा फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, बॉडी लैंग्वेज है, जेस्चर्स हैं या फिज़िकल अपीयरेंस है, उससे भी हम कम्युनिकेट करते हैं। इसके अलावा जो साइलेंस है, साइलेंस भी एक मेजर कैटेगरी ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में रखती है। तो साइलेंस का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। तो कहा जाता है कि जो ओल्डन टाइम्स में, यानी पुराने ज़माने में कम्युनिकेशन जो है, अ, उसमें एक यानी वेल डेवलप्ड मीडिया तो होता नहीं था उस ज़माने में जैसे कि आजकल है। हम दूर दराज लोगों के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। तो उस ज़माने में हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होते थे। वो कैसे होते थे? वो ड्रम्स या फायर के ज़रिए हम लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे। यानी एक नॉन वर्बल तरीका था जो हम लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे। जैसे कि लोग बहुत यानी दूर रहते थे, वो किस तरह से कोई भी इन्फॉर्मेशन को सुनते थे, या वो किस तरह से या किसी भी इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट किस तरह से करते थे, वो ड्रम के बेसिस पे, यानी जो ड्रम में साउंड निकलते थे, उसकी जो बीट है, वो बीट के बेसिस पे अंदाज़ा मेरे समझ सकते थे कि क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या इत्तला दिया जाता है। क्योंकि जो ड्रम की जो बीट्स हैं, कुछ बीट्स बहुत लॉन्ग हुआ करते थे, कुछ शॉर्ट हुआ करते थे। तो हर किसी साउंड का एक अपना एक मीनिंग हुआ करता था। तो उस ज़माने में इस तरह से लोगों के साथ कम्युनिकेट किया जाता था। यानी कुछ नोट्स उसमें बहुत ही लेंथी होते थे, कुछ नोट्स उसमें बहुत ही शॉर्ट होते थे। तो इस तरह से पुराने ज़माने में इस तरह से कम्युनिकेट किया जाता था। तो इसके अलावा जो साइंस और सिंबल्स हैं,
साइंस और सिंबल्स ये एक वन वे कम्युनिकेशन है, इसमें दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं होती है कम्युनिकेशन के ज़रिए, यानी कम्युनिकेशन के लिए। वो एक वन वे कम्युनिकेशन होती है जहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाती है, अम, यानी रिसीवर को इंफॉर्मेशन दी जाती है। जैसे कि पेट्रोल पंप में हम देखें, अगर हम वहाँ पर हम जाएँगे, या टेलीफ़ोन बूथ पे अगर हम जाएँगे, तो वहाँ पर कुछ सिम्बल्स लगे हुए होते हैं, कुछ साइन्स लगे हुए होते हैं, जो एक पर्टिकुलर मीनिंग रखता है। यानी अगर हाईवे पे इस तरीके के पोस्ट्स को हम देखेंगे, इस तरीके के साइन पोस्ट्स को हम देखेंगे, तो एक ड्राइवर को पता चलती है कि पासी इलाके में क्या-क्या, यानी कौन-कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। पासी इलाके में क्या टेलीफ़ोन बूथ है, या पेट्रोल पंप जो है वो कितना नज़दीक है। तो वो साइंस के ज़रिए, साइन बोर्ड्स के ज़रिए वो उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इस तरीके के साइन सिंबल्स जो है हम अक्सर देखते हैं, और इनमें जो है इनमें कोई भी बैरियर नहीं है, या अगर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि कल्चरल बैरियर नहीं है, क्योंकि ये जो सिंबल्स हैं ये कॉमन है, हर कोई इंडिविजुअल उसको अंडरस्टैंड करता है, चाहे वो दूसरी ज़बान क्यों ना बोलता हो, लेकिन वो इन सिंबल्स, इन साइंस को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर पाता है। तो एक जो लैंग्वेज बैरियर है, जो यानी इंडिविजुअल है, वो एक दूसरे इलाके से आए हैं जहाँ पर डिफरेंट ज़बान बोली जाती है, मुख्तलिफ ज़बान बोली जाती है। तो वो किस तरह से इन साइन सिंबल्स को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि बहुत ही जनरल साइन सिंबल्स होते हैं, ये बहुत ही जनरल पोस्टर्स होते हैं, जो इन सबको अंडरस्टैंड किया जाता है, यानी इनमें कोई वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता। इसीलिए अगर हम देखें कि जो साइन पोस्टर्स होते हैं, वो अम, बहुत ही एक कॉमन मैसेज दी जाती है उनके ज़रिए, या वो यानी उन पिक्चर्स के ज़रिए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि ये इस साइन पोस्ट के ज़रिए क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। या जैसे अगर हम देखेंगे कि एग्ज़िट हो, स्टेयर्स हो, या इसके अलावा टॉयलेट्स में, वहाँ पर इस तरह की यानी वर्ड्स में लिखा नहीं जाता है यूजुअली, वहाँ पर साइन पोस्टर्स लगाए जाते हैं, क्योंकि जो भी इंडिविजुअल कोई और लैंग्वेज बोलता है, कोई और ज़बान अंडरस्टैंड करता है, तो वो उन साइन पोस्टर्स को ईज़िली समझ सके। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, ये इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसको हम देख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जेस्चर्स भी आते हैं, या जैसे कि जेस्चर्स हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये किस तरह से जेस्चर्स को किस तरह से हम अंडरस्टैंड करें। जेस्चर्स जैसे कि एक क्रिकेट अंपायर है, वो किस तरह से जेस्चर्स के ज़रिए बताता है कि स्कोर कितना हुआ, या प्लेयर जो है ये उसने कितने रन्स किए, उसका नेचर क्या है, वो साइंस के ज़रिए, वो जेस्चर्स के ज़रिए वो सब दिखाता है। इसके अलावा जो फुटबॉल रेफरी होता है, वो भी कहता है कि वो कार्ड्स के ज़रिए दिखाता है, कि कार्ड्स के ज़रिए इन्फॉर्मेशन देता है कि यानी किस प्लेयर को फाउल लगा है, किस प्लेयर को नहीं, वो कार्ड्स के ज़रिए जो भी इन्फॉर्मेशन उसको देनी है, तो वो देता है। इसके अलावा कुछ सिग्नल्स जो है, जो कॉमनली अंडरस्टूड होते हैं, यानी उसमें कोई बैरियर नहीं है, उसमें कोई कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होता है, जैसे कि ट्रैफिक लाइट्स या रोड साइंस जो है, ये हर कोई इंडिविजुअल इनको समझ सकता है। या इलेक्शन सिंबल्स जो है, इलेक्शन सिंबल्स को अगर हम देखें, वो भी हर किसी इंडिविजुअल के लिए, चाहे वो लिटरेट हो, पढ़ा लिखा हो या ना हो, दोनों के लिए वो यानी जो इलेक्शन सिंबल्स होते हैं उनको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है, बनिस्बत उस लॉन्ग लिस्ट को पढ़े, फिर समझे कि ये क्या कौन-कौन सी पार्टी किसके लिए हमें वोट देना है। तो उसके मेरे उसमें शॉर्ट में एक सिंबल दिया जाता है, तो सिंबल को ईज़िली कैंडिडेट अंडरस्टैंड करता है, और उसके बेसिस पे यानी वो अपनी जो है नुमाइंदे को चुनता है। तो इसके अलावा स्टडीज़ जो है वो सजेस्ट करती हैं कि 45% जो कम्युनिकेशन है, वो नॉन वर्बल मोड के ज़रिए ही होता है। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ज़रिए ही 45% कम्युनिकेशन देखने को मिलती है। तो इसमें एक स्टिमुलस इफ़ेक्ट क्रिएट करता है। इसमें वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, ये एक सपोर्टिव है, ये कम्प्लीमेंट्री है, कम्प्लीमेंट्री मोड है कम्युनिकेशन का। अब हम देखते हैं जो एडवांटेजेस हैं।
जो गैर ज़बानी मवासलात के फ़वाइद हैं यानी एडवांटेजेस हैं, उनको हम देखेंगे क्या-क्या फ़ायदे हैं उनके। तो विजुअल कम्युनिकेशन जो है इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। यहाँ वो हम यानी विजुअल कम्युनिकेशन हम वहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं जहाँ पर एक क्विक कम्युनिकेशन करनी हो, जहाँ पर लार्ज ऑडियंस हो, यानी बहुत सारे लोग हो और बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट होना पड़ेगा, जहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट होना पड़ता है, तो वहाँ पर हम विजुअल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। या जहाँ पर हमें मैसेज शॉर्ट में देनी है, यानी या सिंपल मैसेज देनी है लेकिन बहुत सारी ऑडियंस है, वहाँ पर भी हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या विजुअल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं निशानियाँ, निशानियाँ यानी साइन्स। साइंस यानी साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है कम्युनिकेशन में। तो यानी कोई भी अगर हम एग्ज़ाम्पल लेंगे, कोई भी रेड लाइट को ऑटोमैटिक जब भी रेड लाइट देखता है कोई भी इंडिविजुअल, रास्ते में चल रहा है या अपना ट्रांसपोर्ट ले चल रहा है, जैसे ही उसने रेड लाइट देखी तो वो ऑटोमैटिकली वहाँ पर रुक जाता है, वो अपना उस अपने व्हीकल को ऑटोमैटिकली वहाँ पर स्टॉप करता है। वो सब चाहे वो कॉन्शियसली स्टॉप कर रहा है या अनकॉन्शियसली स्टॉप कर रहा है, वो रेड लाइट को देखकर ही स्टॉप हो जाता है, ऑटोमैटिकली स्टॉप हो जाता है। या डेंजर साइन जो है, जो एक स्कल होता है जिसके साथ एक क्रॉस बोन्स होते हैं, वो भी एक कॉमन साइन है जो हमें यानी जो एक वार्निंग का साइन होता है, वो हमें दिखाता है, जिसमें कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, कोई भी इंडिविजुअल किसी भी ज़ुबान के साथ ताल्लुक़ रखता है, किसी भी कल्चर के साथ ताल्लुक़ रखता है, तो वहाँ पर वो इन सब सिंबल्स को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकता है। या जब भी वेविंग की जाती है, जब भी एक जो ग्रीन फ्लैग यूजुअली रेलवेज़ में इस्तेमाल होता है या रेड फ्लैग वहाँ पर इस्तेमाल होता है। ये एक साइन होता है कि रास्ता जो है वो क्लियर है ड्राइवर के लिए। जब ग्रीन फ्लैग होता है तो रास्ता क्लियर है ड्राइवर के लिए। तो इस तरीके की साइन्स जो है इनसे हमें मैसेज मिलती है, जहाँ पर हमें वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा अलामतें यानी जिनको हम सिंबल्स कहते हैं। सिंबल्स जो हैं ये भी एक यूनिवर्सल होते हैं, ये भी ईज़ी होती है समझने के लिए। तो ये बहुत ही ये पॉपुलर होती हैं, ये यानी बहुत ही ईज़ी होती है किसी भी मैसेज को लोगों तक पहुँचाने के लिए बहुत ही यानी ईज़ी होता है। तो यानी ऑलमोस्ट जो इंडिविजुअल जो किसी भी कल्चर के साथ बिलॉन्ग करता है, तो वो इन सिंबल्स को ईज़िली अंडरस्टैंड करता है। यानी इसमें कोई भी कल्चरल बैरियर नहीं होता है। इन सिंबल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कोई भी लैंग्वेज का बैरियर नहीं होता है। यानी जो ज़ुबानी रुकावटें हैं, लिसानियात के बुनियाद पर जो भी रुकावटें हैं, उनको यानी उनमें इन सब चीज़ों का रोल नहीं होता है। जैसे कि हार्ट जो है, ये हर किसी कल्चर में इसका जो मीनिंग है वो लव है, या जो जाव है, वो उसका जो मीनिंग है, या व्हाइट फ्लैग हर किसी कल्चर में, हर किसी लैंग्वेज में उसका मीनिंग जो है वो पीस है। तो इसी तरह से इनमें कोई भी लिंग्विस्टिक बैरियर नहीं होता है, कोई भी साइको सोशल बैरियर नहीं होता है। इसके अलावा ग्राफिक्स, ग्राफ्स, चार्ट्स एंड फ्लो चार्ट्स ये हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? ग्राफ्स, चार्ट्स या फ्लो चार्ट्स जो है ये भी इफ़ेक्टिव वे हैं लोगों के साथ कम्युनिकेट होने के लिए। लेकिन हम मुख्तलिफ़ सिचुएशन में इनका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जहाँ पर हमें दिखाना है कि ऑफ़िस में कौन इंडिविजुअल कौन-से मोड का इस्तेमाल करता है, यानी कौन से मोड ऑफ व्हीकल है उसको इस्तेमाल करता है। यानी वो ऑफ़िस पहुँचने के लिए किस ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करता है। तो वहाँ पर अगर हमें इस तरीके की इन्फॉर्मेशन दिखानी है, वहाँ पर ग्राफ्स का इस्तेमाल करते हैं। बनिस्बत वर्बल कम्युनिकेशन के, बनिस्बत वर्ड्स के, हम वहाँ पर ग्राफ्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर हमें दिखाना है कि कंट्री में यानी किसी भी मुल्क में कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, यानी उसको हम पाई डायग्राम से दिखा सकते हैं। उसमें भी हम वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते, उसमें वर्बल कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसमें ग्राफ्स, चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जहाँ पर अगर हमें देखनी है कि ऑर्गेनाइज़ेशन जो है यूनिवर्सिटी का सेटअप है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप हमें दिखाना है, वहाँ पर हम फ्लो चार्ट के ज़रिए उसका सेटअप दिखा सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं जहाँ पर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल नहीं होता है। यानी ये एडवांटेजेस है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। इसके अलावा
बॉडी लैंग्वेज जो है यानी जिस्मानी ज़ुबान और खामोशी यानी जिसको हम साइलेंस कहते हैं, तो इन दोनों का क्या रोल है कम्युनिकेशन में? ये किस तरह से अहम रोल अदा करते हैं? जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन जो है ये फेशियल एक्सप्रेशंस को कहा जाता है कि ये एक मेन कंट्रीब्यूटर है कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि जब भी कोई भी इंडिविजुअल कम्युनिकेट करता है या अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करता है, वो ऑब्वियसली बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, वो फेशियल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करता है। फेशियल एक्सप्रेशन के ज़रिए ही पता चलती है कि जो कम्युनिकेटर है उसका मूड कैसा है, वो क्या इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाना चाहता है। यानी उसके फेशियल एक्सप्रेशन पे बहुत कुछ डिपेंड होता है, यानी बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल अदा करता है कम्युनिकेशन में। क्योंकि एक विज़िबल कोड होता है जो रिसीवर इन सब चीज़ों को डिपिक्ट करता है, इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। अगरचे हम वोकल कॉर्ड से हम बात करते हैं, लेकिन हम फेशियल एक्सप्रेशन के ज़रिए भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों को देते हैं या टोन के ज़रिए, जो बोलने का टोन होता है, उससे भी हम जो रिसीवर तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसको हम देते हैं। या जो बॉडी लैंग्वेज है, उसके ज़रिए भी हम इन्फॉर्मेशन देते हैं रिसीवर को कि जो हम किस तरीके से बात कर रहे हैं या जो भी हिडन मीनिंग्स होते हैं, बात बात तो एक हो रही है लेकिन उसकी जो एक्सप्रेशन के ज़रिए मुख्तलिफ बातें कहता है, उसके एक्सप्रेशन के ज़रिए हम डिफरेंट मीनिंग निकाल सकते हैं। तो ये सब जो है ये एक हिडन वे में लोगों तक इसके ज़रिए हम लोगों तक कम्युनिकेट करते हैं या लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन के ज़रिए, बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए, टोन के ज़रिए। जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, इंटरव्यूअर जो है उसको कहा जाता है यानी एक इंटरव्यू में टेलीविज़न इंटरव्यू में एक इंडिविजुअल को कहा जाता है कि आपने कितनी रिश्वत ली है, कि आप पे इल्ज़ाम लगा है कि आपने रिश्वत ले ली है मेरे अपने ऑफ़िस में या कहीं पर भी आपने रिश्वत ली है। तो जब वो इंडिविजुअल यानी उस बात को वो डिनाई करता है, यानी वर्ड्स के ज़रिए वो डिनाई करता है, लेकिन उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए ही बताता है कि हाँ, मैंने रिश्वत ली है। जैसे कि वो अपने हाथ्स जो अपने उसके हैंड्स जो हैं, अपने हाथों को मोड़ता है, अपने हाथ को ज़ोर से उनको पकड़ता है या अपनी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए वो ये इन्फॉर्मेशन देता है कि जो उसके जो वर्ड्स हैं, उसकी जो ज़ुबान है, वो उनके बॉडी लैंग्वेज के साथ कंट्रैक्ट हो रही है, वो साथ नहीं दे रही है उसको। तो बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए बहुत इन्फॉर्मेशन हम लोगों तक या रिसीवर तक हम उसके ज़रिए बहुत इन्फॉर्मेशन देते हैं कि चाहे हम सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या हम कैसा फ़ील करते हैं। अगर हम किसी भी इंडिविजुअल को बोलेंगे कि जिसे नीट एग्ज़ाम क्रैक करना हो, तो उसको हम उसके साथ अगर हम इंटरव्यू करें, तो उसको बोलें कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है। वर्ड्स के ज़रिए वो बताएगा कि हाँ, मैं बहुत रिलैक्स फ़ील करूँगा। लेकिन जब उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है उसको हम देखेंगे, तो उससे पता चलता है कि उसके वर्ड्स जो हैं, वो कितने सच्चे हैं, वो कितनी सच्चाई रखते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज जो है उसका बहुत ही अहम रोल होता है। इसमें हम देखेंगे कि आई कॉन्टैक्ट जो है, जो यानी आई कॉन्टैक्ट है इसका क्या रोल है, क्योंकि ये भी बॉडी लैंग्वेज में ही शामिल है। तो बॉडी लैंग्वेज में आई कॉन्टैक्ट का एक इफेक्टिव रोल है। यानी कम्युनिकेशन में भी आई कॉन्टैक्ट का बहुत ही अहम रोल होता है। जैसे आई कॉन्टैक्ट करने से हम देख सकते हैं, हम यानी आई कॉन्टैक्ट हम तब कर सकते हैं जब हम किसी भी इंडिविजुअल का अटेंशन हासिल करना चाहते हैं, या आई कॉन्टैक्ट के ज़रिए हमें पता चलता है कि इंडिविजुअल कॉन्फिडेंट है या नहीं है। अगर वो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं कर रहा है, तो वो कॉन्फिडेंट नहीं है। या इंटरव्यू में अगर हम देखेंगे कोई भी कैंडिडेट इंटरव्यू में बैठा है और वो इंटरव्यू के साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं कर रहा है, तो पता चलती है क्या वो कॉन्फिडेंट है या नहीं है। तो आई कॉन्टैक्ट के साथ भी के ज़रिए भी हम बहुत इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअल को देते हैं। लेकिन आई कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में क्या मीनिंग रखता है, वो यानी इंटरव्यू में इसका क्या मीनिंग होता है, या किसी भी एक रिलेशन में आई कॉन्टैक्ट का क्या मीनिंग रहता है, तो ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। हर किसी कॉन्टेक्स्ट में हम आई कॉन्टैक्ट हम इस तरह मेंटेन नहीं कर सकते। या इसमें हम ये भी देखना है कि जो कल्चर है, कल्चर का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है आई कॉन्टैक्ट को मेंटेन करने में। तो इसके जैसे कि
आई कॉन्टैक्ट हम कहाँ पर मेंटेन करते हैं, अगर यानी इंटरव्यू में अगर हम देखेंगे वहाँ पर आई कॉन्टैक्ट मेंटेन होता है, तो वहाँ पर उससे पता चलता है कि इंडिविजुअल जो है ये कॉन्फिडेंट है, इसमें बोल्डनेस है। या अगर आई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, इधर-उधर इंडिविजुअल इधर-उधर देख रहा है, अपनी आईज़ को शिफ्ट करता है, अपनी आई कांटेक्ट को मेंटेन नहीं कर रहा है, उससे पता चलती है कि जो ये इंडिविजुअल है ये डिसएग्रीमेंट दिखा रहा है, ये एग्रीमेंट नहीं दिखा रहा है, ये बहुत ही इम्पेशेंट है, ये अपनी इंटरेस्ट को ईज़िली लूज़ कर रहा है। या कोई भी इंडिविजुअल जो अपनी आँखें बार-बार बंद कर रहा है, तो उससे पता चलती है कि ये इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी किसी भी बात को सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, इसमें हॉस्टिलिटी नहीं है। या आईब्रोज़ को रेज़ करना, इससे पता चलता है कि इंडिविजुअल जो है सरप्राइज़ है। तो ये बॉडी लैंग्वेज के, आई कॉन्टैक्ट के कुछ जेस्चर्स हैं जो हमें कुछ मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, यानी डिफरेंट मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा पोस्चर जो है, पोस्चर यानी बॉडी को किस तरह से, बॉडी लैंग्वेज किस तरह से प्रेजेंट होती है। या इंटरव्यू में अगर हम देखेंगे इंडिविजुअल अगर उसकी बॉडी जो है वो अपनी लेग्स को स्विंग कर रहा है, हिला रहा है कंटिन्यूअसली, चेयर पे बैठ के अपनी लेग्स को हिला रहा है, या जो उसका हेड है वो चेयर के बिल्कुल बैक में है, तो उससे पता चलता है कि ये पूरे बैड मैनर्स माने जाते हैं, बैड पोस्चर्स माने जाते हैं इंटरव्यू के दौरान। तो अगर इंडिविजुअल अपनी बॉडी को थोड़ा-सा फॉरवर्ड बेंड करता है, या अपनी आईब्रोज़ को यानी अपनी एल्बोज़ को पूरी पोज़ीशन में रखता है, या यानी ट्रंक जो अपनी बॉडी ट्रंक है उसके साइड में बिल्कुल इस यानी पोस्चर में इसको मेंटेन करता है, तो ये गुड साइन्स होती हैं बॉडी लैंग्वेज की, गुड पोस्चर्स को माना जाता है कम्युनिकेशन में। उसको हम कह सकते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए एक गुड कम्युनिकेशन, एक गुड इफ़ेक्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा डिस्टेंस, डिस्टेंस का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, जिसको फासला कहते हैं। तो डिस्टेंस से ही पता चलती है कि इंडिविजुअल के दरमियान किस तरह की रिलेशन है, चाहे फॉर्मल रिलेशन है, इनफॉर्मल रिलेशन है, हर किसी सिचुएशन में एक डिफरेंट डिस्टेंस का एक यानी एक अहम रोल होता है। यानी जैसे कि एक क्लियर इंडिकेशन देता है कि रिलेशनशिप के दरमियान एक यानी रिलेशनशिप की एक इंडिकेशन देता है कि इंडिविजुअल के दरमियान जो कम्युनिकेटर्स हैं उनके दरमियान किस तरह की रिलेशनशिप है। तो जिस तरह से कहा जाता है एक इडियम है इंग्लिश में, टू कीप समवन्स एट आर्म्स लेंथ, तो इसका क्या मतलब है कि जितनी दूरी पे इंसान होगा, यानी दो कम्युनिकेटर हैं वो जितने डिस्टेंस पे होंगे तो उनकी उनकी रिलेशनशिप जो होगी वो उतनी वीकर होगी। या जो एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है एडवर्ड टी हॉल, वो कहते हैं कि डिस्टेंस से ही पता चलती है कि यानी इंडिविजुअल के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, कम्युनिकेटर के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। जैसे कि पहली जो डिस्टेंस उन्होंने कही है उस स्पेस का नाम इंटीमेट स्पेस रखा है। इंटीमेट स्पेस क्लोज फ्रेंड्स के लिए होता है या इंटीमेट्स के लिए होता है, उसको हम इंटीमेट स्पेस कहते हैं। इसके बाद सोशल और सोशल स्पेस हम किसको हम कहते हैं। सोशल स्पेस यानी जब इंडिविजुअल सोसाइटी में या लोगों के साथ मिलता है, बाहर लोगों के साथ मिलता है, या सोशल इंटरेक्शन करता है, या स्ट्रेंजर्स के साथ मिलता है, तो एक डिस्टेंस जो होती है, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होती है। तो उस स्पेसिफिक डिस्टेंस से ही पता चलती है कि ये जो कम्युनिकेटर्स हैं स्ट्रेंजर्स हैं आपस में। या पब्लिक स्पेस जो है ये बहुत ही यानी बहुत डिस्टेंस में होती है इंडिविजुअल और ऑडियंस के दरमियान बहुत ही डिस्टेंस होती है, उसको हम पब्लिक स्पेस कहते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हर किसी यानी डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस का एक अपना रोल है कम्युनिकेशन में, और कितनी डिस्टेंस होगी, किस लेंथ की डिस्टेंस होगी, वो एक अहम किरदार अदा करता है कम्युनिकेशन। इसके अलावा हम देखेंगे साइलेंस, यानी खामोशी जो है उसका क्या रोल है कम्युनिकेशन में, ये क्या किरदार अदा करता है कम्युनिकेशन में। कहा जाता है कि साइलेंस जो है एक पावरफुल टूल है, ये एक कम्युनिकेशन में पावरफुल टूल है, इसमें ड्रामेटिक इम्पैक्ट बहुत होता है, इसमें ये इससे हम इंडिविजुअल से पावर भी दिखा सकता है साइलेंस के ज़रिए। या साइलेंस जो है ये एक या यानी एक से ज़्यादा तरीकों से एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है कम्युनिकेशन में। या इससे इंडिविजुअल प्रोटेस्ट भी एक्सप्रेस कर सकता है, पावर भी एक्सप्रेस कर सकता है, एक इम्पैक्ट भी एक्सप्रेस कर सकता है।
यानी इसमें इसके बहुत सारे रोल्स हैं। तो साइलेंस जो है ये हर किसी सिचुएशन में हम मेंटेन नहीं कर सकते हैं। साइलेंस जो है किसी सिचुएशन में अप्रोप्रिएट माना जाता है और किसी सिचुएशन में इनअप्रोप्रिएट माना जाता है। यानी ये सिचुएशन पे ही डिपेंड होता है कहाँ पर साइलेंस मेंटेन की जा सकती है और कहाँ पर साइलेंस मेंटेन नहीं की जा सकती। जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल है बहुत इमोशनल हो चुका है या किसी की उसके जो रिलेटिव है उसकी डेथ हो चुकी है, तो वहाँ पर साइलेंस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। वहाँ पर साइलेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से डिफरेंट सिचुएशन में यानी इसका रोल होता है, उसका अहम किरदार होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के, यानी जो मवासलात में रुकावटें आती हैं, वो कहाँ-कहाँ पर आती हैं? क्या हम क्या हम लोगों के साथ ईज़िली कम्युनिकेट कर सकते हैं? या क्या हम यानी जो भी हम मैसेज लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, जो भी हम हमारी जो मैसेज है, हम चाहते हैं कि वो रिसीवर तक पहुँचे, क्या वो बिल्कुल उसी तरीके से रिसीवर तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है? तो ये हम ऐसा कह सकते हैं कि कम्युनिकेटर और रिसीवर के दरमियान बहुत सारे बैरियर्स हो सकते हैं, बहुत सारे बैरियर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहले सिमेंटिक बैरियर या लिसानियाती सतह पर बहुत सारे बैरियर्स, बहुत सारी रुकावटें होती हैं। जैसे कि एम्बिग्यूटी को अगर हम देखेंगे, यानी इज़हार में इबाहम, जिसको हम कहते हैं एम्बिग्यूटी इन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में किस तरह से एम्बिग्यूटी देखने को मिलती है। यानी कोई एक एक्सप्रेशन है, उसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। तो वो मीनिंग जो है किस तरह से एक एम्बिग्यूटी क्रिएट करता है, किस तरह से बैरियर क्रिएट करता है कम्युनिकेशन में। तो उन सबको ये एक एक कम्युनिकेटर और रिसीवर के दरमियान इस तरीके की बैरियर हम देख सकते हैं। जैसे कि दे कैन फिश हियर, सेंटेंस है दे कैन फिश हियर। दे कैन फिश हियर का मुख्तलिफ मीनिंग हो सकता है, मुख्तलिफ मानी हो सकते हैं। इसका ये मतलब हो सकता है कि उसको फिशिंग करने के लिए परमिशन दी गई है, या उसका दूसरा मीनिंग ये हो सकता है कि दे पुट द फिश इनटू द कैन्स हियर, यानी वो मार्केटिंग के लिए फिश को कैन में रख सकता है। यानी एक एम्बिग्यूटी है। ये सिचुएशनल एम्बिग्यूटी भी हो सकती है, एम्बिग्यूटी वर्ड्स के बेसिस पे भी देखने को मिल सकती है, या कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे भी एम्बिग्यूटी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि होमोफोन्स के बेसिस पे भी एम्बिग्यूटी हो सकती है, या बैरियर हम उसको कह सकते हैं, बैरियर्स क्रिएट हो सकते हैं, यानी रुकावटें आ सकती हैं कम्युनिकेशन में कम्युनिकेटर और रिसीवर के दरमियान। जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो सेम तरीके से वो प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन उनकी जो स्पेलिंग है, उनका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं सी और सी, दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, लेकिन उनका मानी मुख्तलिफ है। या साइट, एक साइड सी से स्टार्ट होता है और दूसरा साइड एस से स्टार्ट होता है। तो दोनों का जो मीनिंग है वो डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट सिचुएशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इस तरीके के वर्ड्स अगर हम ओरल मोड में हम देख सकते हैं, ओरल मोड में इस तरीके के यानी इसमें बहुत सारे बैरियर्स, बहुत सारा बैरियर क्रिएट कर सकता है इस तरीके के वर्ड्स, यानी होमोफोन्स बहुत सारे बैरियर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अब सिचुएशन पे भी डिपेंड होता है कि कॉन्टेक्स्ट जो है, कॉन्टेक्स्ट भी मीनिंग प्रोवाइड करता है। अगर इस तरीके के वर्ड्स या इस तरीके के वर्ड्स ओरल वे में सुनने को मिले, ओरल मोड में सुनने को मिले, तो उसमें हम वहाँ पर कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करके उन वर्ड्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं। या साइट जो है यहाँ पर 3 है, साइट। तो एक सी से एस से, दूसरा SIGHT साइट। या आई जो है एक एज अ नाउन, दूसरा एज अ प्रोनाउन। या वेट जो है रुकना, और दूसरा वेट वजन। तो इस तरीके के होमोफोन्स ये भी एक बैरियर क्रिएट करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि सयाक व सबा के माने में तहरीर का अमल क्या है, यानी जो कंटेक्चुअल मीनिंग है या स्पीच एक्ट है उसका क्या अमल रहता है, एज यानी बैरियर जो है किस तरह से क्रिएट करते हैं। लैंग्वेज जो है ये हम ऐसा नहीं कह सकते हम अपने थॉट्स को लैंग्वेज के ज़रिए ही हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमारे थॉट्स जो है वो फुल्ली लैंग्वेज के ज़रिए एक्सप्रेस होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि हम हमेशा लैंग्वेज के ज़रिए ही हम यानी वर्ड्स के ज़रिए ही हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। कभी-कभार हमारे जो वर्ड्स हैं, अल्फाज जो हैं वो बहुत ही कम पड़ जाते हैं, अगर हमें अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स को शेयर करना होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे एग्जाम्पल है राम द डोर इज ओपन,
تو یہاں پر ایک سمپل اسٹیٹمنٹ ہے، اس اسٹیٹمنٹ کو ہم بہت طریقوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یا اس میں بہت سارے میننگس نکل سکتے ہیں. جیسے کہ یہ ایک انویٹیشن ہو سکتا ہے. رام یعنی رام کو بولتا ہے کم ان، دا ڈور از اوپن، دا ڈور از اوپن، یو کین کم ان. یا دوسرے وے میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کمانڈ بھی ہو سکتی ہے، رام کلوز دا ڈور. جو یہ سینٹینس ہے رام دا ڈور از اوپن، تو اس سینٹینس اس وے میں بھی ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ انڈیویجول جو ہے رام کو کمانڈ دے رہا ہے کہ دروازے کو بند کر دو. یا ایک وارننگ سائن بھی ہو سکتا ہے، جہاں پر یہ جو کمیونیکیٹر ہے وہ ریسیور کو یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ کیئرفل رہو. رام کو یہ کیئرفل رہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ دروازہ کھلا ہے. یا ایک اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے جیسے کہ رام وی آر اوپن فار ڈسکشن. یہاں پر ایک اسٹیٹمنٹ دی جا سکتی ہے ان ورڈس کے ذریعے، سینٹینس کے ذریعے، جہاں پر اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ ڈسکشن کے لیے آپ اوپن ہیں، آپ کو اجازت ہے ڈسکشن کرنے کے لیے. یا ایک ڈسمسل بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں. رام دا ڈور از اوپن، اس میں ایک ہڈن میننگ ہے کہ اس میں ڈسمسل بھی ہو سکتا ہے، رام کو نکلنے کے لیے کہا جا سکتا ہے. یا ایک ایکسکلیمیشن ہے یا سرپرائز ہے، جہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ اس میں اس طرح سے ہڈن میننگ ہو سکتا ہے، جہاں پر انڈیویجول یا کمیونیکیٹرس کو کہتا ہے کہ جو ڈور ہے یہ دروازہ کھلا ہے اور کوئی دروازے سے یا چور دروازے سے اندر آ سکتا ہے. اس طریقے کی میننگ، اس طرح کی جو ہے میننگ کو ہم کنٹیکسٹ کے بیسس پہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. یعنی جو کنٹیکسٹ ہے، جو سچویشن ہے، اس کے بیسس پہ ہم اس طریقے کے سینٹینس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں سماجی لیول پہ، یعنی سوشو سائیکالوجیکل بیریئر کیا کیا ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے یہ اٹینشن اسپین، یعنی لسنر کا اٹینشن اسپین کو ہمیں نظر میں رکھنا ہے. یعنی وہ کتنی دیر تک ہماری باتوں میں، کتنی دیر تک وہ اٹینٹیو رہ سکتا ہے، ہماری بات کو کتنی دیر تک سن سکتا ہے. تو وہ ہمیں دماغ میں رکھنا ہے، تبھی ہم جا کے ایز اے کمیونیکیٹر ہم لوگوں تک انفارمیشن پہنچاتے ہیں. تو اٹینشن اسپین کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے. جیسے کہ ٹیلی فون میں ہم دیکھ سکتے ہیں، ٹیلی فون جب ہم کسی کو کرتے ہیں وہاں پر ہم شارٹ میں، پرسائز وے میں بات کرتے ہیں، ہم ڈیٹیل میں اس کو ایکسپلین نہیں کرتے ہیں. یا اگر ہمیں اپنے دوست کو خط لکھنا ہے یا ای میل لکھنا ہے، ہم اس کو بہت شارٹ میں، بہت بغیر کسی ایک ڈرامیٹک وے میں اس کو ہم ای میل لکھتے ہیں. اس میں کوئی بھی اس طریقے کے یعنی ڈرامیٹک ورڈس ہم یوز نہیں کرتے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ چاہے ہم ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں یا ای میل ہم لکھ رہے ہیں یا میسیج ہم اپنے فرینڈ کو کر رہے ہیں، وہاں پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی میسیج کو شارٹ وے میں اس کو ایکسپریس کریں، شارٹ وے میں اس کو مین بات جو ہے وہ بتائیں بغیر کسی ڈرامیٹک وے میں. تو تاکہ جو لسنر کا جو اٹینشن ہے اس کو ہم مینٹین کر سکیں، اس کو ہم یعنی اس کو ہم نظر میں رکھ کر ہمیں اس طریقے کے ورڈس کو چوز کرنا ہے، اس طریقے کی کمیونیکیشن کو ہمیں مینٹین کرنا ہے. اس کے علاوہ ہنسی بہترین دوا، مطلب کس طرح سے ہنسی بہترین دوا ہو سکتی ہے. چاہے ٹیچنگ ہو یا کوئی بھی انڈیویجول کس کے ساتھ بات کر رہا ہو، اگر وہ اپنی بات میں ہیومر نہیں لاتا ہے تو انڈیویجول جو ہے وہ یعنی یا جو ریسیور جو ہے وہ اس کی بات کو بہت دیر تک نہیں سنتا، یعنی کمیونیکیٹر کی بات کو بہت دیر تک نہیں سن سکتا. تو اس میں اسمائل ہونی چاہیے، جب بھی کمیونیکیٹر بات کر رہا ہو اسمائل اس کے فیس پہ ہونی چاہیے، اس میں سینس آف ہیومر بھی ہونا چاہیے، تاکہ جو اس کی باتیں جو ہیں وہ بورنگ نہ لگیں. یا وہ جو آئی کانٹیکٹ ہے اس کو مینٹین کرے، یعنی تاکہ جو لسنر ہے، جو ریسیور ہے، وہ اس کی باتوں کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کر سکے، اس کی باتوں کو غور سے سن سکے. اس کے علاوہ جو ایکسٹرنل ڈسٹربنسز ہیں، یعنی جیسے کہ جو بیرونی خلل ہے وہ کیا ہو سکتی ہے، وہ نوائز ہو سکتی ہے. بیرونی خلل جو ہے وہ نوائز ہو سکتی ہے، سراؤنڈنگ میں جو بھی نوائز ہے یا میکینیکل فیلئر ہے، یہ بھی بیریئر کریٹ کرتا ہے کمیونیکیشن میں. اس کے علاوہ جو پرسنل بایس ہے، یعنی ذاتی تعصب یا تشدید احساسات جو ہوتے ہیں، یہ بھی ایک بیریئر کریٹ کرتے ہیں. جو بھی اسٹرانگ فیلنگ کوئی بھی انڈیویجول رکھتا ہے کسی پرٹیکولر موضوع کے بارے میں، کوئی کسی پرٹیکولر انڈیویجول کے بارے میں وہ ایک بایس کریٹ کرتا ہے، وہ ایک پرسنل بایس رکھتا ہے، تو وہ بھی ایک کمیونیکیشن میں بیریئر کا کام کرتا ہے. تو اس کے علاوہ جو یعنی سلیکٹیوٹی جو ہے، یا ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک سلیکٹیو پرسپیکٹو کوئی بھی انڈیویجول ڈیولپ کرتا ہے کسی کے ساتھ بات کرنے میں، یا جب بھی وہ کسی کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے،
तो वो अपना एक सिलेक्टिव पर्सपेक्टिव डेवलप करता है किसी से बात करने में, जो एक बैरियर क्रिएट करता है, जो एक कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट करता है, क्योंकि उसकी वजह से, जो सिलेक्टिविटी की वजह से वो जो कम्युनिकेटर है उसकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। जो भी कम्युनिकेटर है, जो भी वो मैसेज देना चाहता है, वो रिसीवर प्रॉपर्ली उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ सिलेक्टिविटी पर्सपेक्टिव। जो वो एक सिलेक्टिविटी पर्सपेक्टिव रखता है कि एक पर्सपेक्टिव डेवलप करता है अपने जहन में, अपना एक नज़रिया डेवलप करता है, तो उसकी वजह से बैरियर क्रिएट होता है। इसके अलावा जो है नेगेटिविटी जो है, जिसको हम कह सकते हैं घटियापन या साइनिसिज्म जो है, उसकी वजह से भी जो है बैरियर क्रिएट हो जाता है। ये एक कोई भी नेगेटिव पर्सन है, वो नए-नए आइडियाज़ को वेलकम नहीं करता है, नए आइडियाज़ को वो उनको पॉजिटिव वे में उनको नहीं देख सकता है। तो इस तरह से भी कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट हो सकता है। उसके बाद परसीव्ड बेनिफिट्स, यानी हमें जब भी कम्युनिकेटर किसी भी इंडिविजुअल या ऑडियंस के साथ बात करता है, तब हमें इंडिविजुअल को भी देखना है, इंडिविजुअल को मद्देनज़र देखना है, मद्देनज़र रखना है कि ये इंडिविजुअल, इसके साथ हम कितनी देर तक बात कर सकते हैं और किस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। या ऑडियंस को हमें देखना है कि अगर हम ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट हो रहे हैं, तो ये हम हमारी बात को कितनी देर तक सुन सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, उनकी साइकोलॉजी को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो 6 डब्ल्यूज़ हैं, यानी 6 डब्ल्यूज़ का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है कम्युनिकेशन में। इसमें जैसे कि व्हेन, व्हाई, विद whom, हाउ, व्हाट, वेयर। जब भी हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तब हमें नज़र में रखना है कि हम क्यों कम्युनिकेट कर रहे हैं, किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं या कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, कहाँ पर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हमें नज़र में रखनी होती हैं। अब हम देखते हैं, इस यूनिट का हम खुलासा करते हैं। इस यूनिट में हमने देखा कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसको कहते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन में कौन-कौन से इकसाम हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्या-क्या इकसाम हैं, ये भी हमने डिस्कस किया। ये भी देखा कि बैरियर्स जो हैं कम्युनिकेशन के, वो क्या-क्या हैं, और देखा कि जो 6 डब्ल्यूज़ हैं, 6 डब्ल्यूएच हैं, वो क्या है कम्युनिकेशन में। इसके अलावा अब हम देखते हैं ब्लॉक 2 में, जिसका पहला यूनिट है इनफॉर्मल इंटरपर्सनल फंक्शंस, यानी गैर रस्मी बाहमी अफ़ाल, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले साकत इस यूनिट का, फिर मकासद हम इस यूनिट का देखेंगे, फिर तारुफ देखेंगे इस यूनिट का, फिर सलाम यानी ग्रीटिंग्स हम किस तरह से करते हैं, अपना और दूसरे का तारुफ किस तरह से देना होता है, वो हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। और हम देखते हैं दावतनामा पढ़ना, यानी कबूल करना, दावतों को मुस्तरद करना, रुखसत लेना, ये हमें किस तरह से करना होता है। छोटी बातें यानी स्मॉल टॉक्स, या मौसम के बारे में किस तरह से बात की जाती है, ये भी हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। और हम देखेंगे ज़ाती मामलात क्या हैं, खाना, तफरीह यानी जिसको हम एंटरटेनमेंट कहते हैं, आखिरकार हम इस यूनिट का खुलासा करेंगे। तो इस यूनिट का मकसद ये है कि हम किस तरह से कैजुअल जो कन्वर्सेशन होती है, हम किस तरह से शुरू करते हैं, अपनी इंट्रोडक्शन हमें किस तरह से देनी होती है जब भी हम किसी स्ट्रेंजर के साथ मिलते हैं, जब भी हम किसी भी नई सिचुएशन में होते हैं, तो अपनी इंट्रोडक्शन किस तरह से देनी होती है, या हमें कन्वर्सेशन को किस तरह से एंड करना होता है, शुरू किस तरह से करना होता है, उसको इख्तिताम तक किस तरह से लाना होता है, या किस तरह से हमें मेरे वर्ड्स को किस तरह से हमें प्रोनाउंस करना है, ये भी हम देखेंगे। तो जैसे कि हमने पिछले यूनिट में देखा कि जो कम्युनिकेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हमने डिस्कस किया, उसके बैरियर्स को हमने देखा। अब हम देखते हैं कि जो भी हमें चैलेंज भी हमें देखे कि कौन-कौन से चैलेंज आते हैं इस वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, कौन-कौन से चैलेंज आते हैं, कौन-कौन से बैरियर्स आते हैं, कौन-कौन सी रुकावटें आती हैं, किस तरीके से रुकावटें आती हैं, ये भी हमने पिछले यूनिट में डिस्कस किया। तो अब हम देखेंगे इस यूनिट में कि किस तरह से कम्युनिकेशन शुरू करनी होती है, किस तरह से ग्रीटिंग शुरू करनी होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो ग्रीटिंग है, ये एक एग्जाम्पल दी गई है, जैसे हेलो राज, वेलकम प्रशांत, टेक अ सीट, यू स्टार्टल मी राज, व्हेन डिड यू ग्रो सच लॉन्ग हेयर, यू लुक लाइक वन ऑफ दीज एंशिएंट सीड्स आउट ऑफ दिस जंगल। तो इस ग्रीटिंग से पता चलती है कि जो ये दो दोस्त हैं, दो दोस्त के दरमियान एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही है, और किस तरह से ये कम्युनिकेट हो रहे हैं, किस तरह से ये जो बहुत समय के बाद जब ये मिल चुके हैं, तो किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं,
इस तरह से हाल-चाल पूछ रहे हैं। तो ये एक ग्रीटिंग करने का एक तरीका होता है। आपका शुक्रिया।